आपका हमारे YouTube चैनल मैथ जर्नी में। आज के वीडियो में हम फंक्शन यानी फलन पर चर्चा करेंगे। फलन क्या है, फलन कितने प्रकार का होता है और फलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। फलन, अगर हम फलन को जानें तो ये एक तरह का, अगर मान लीजिए कोई दो चर ले लेते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं x और y। हम लिख सकते हैं यहाँ लेट्स, या माना है ना, मान लें लेट्स x एंड y बी टू वेरिएबल्स। मान लीजिए कि x और y दो चर हैं और ये दोनों एज y इक्वल टू एक्स, मान लीजिए ये एक दूसरे से इस तरह से संबंधित है। कुल मिला के यहाँ आप देख रहे हैं रिलेशन हो रहा है ना, तो ये फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है। और अभी हम इसको ऐसे समझ रहे हैं एक समीकरण के रूप में लेकर के, ये एक समीकरण ही होगा, द्विघात समीकरण हुआ। तो y x से संबंधित है, अगर x का स्क्वायर किया जाए तो वो y के बराबर होगा। तो इस तरह से एक दूसरे पर आश्रित है, ये एक दूसरे से रिलेट है, आश्रित नहीं रिलेट है। अब इस इक्वेशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x के जो भी वैल्यू रखे जाएंगे उसी वैल्यू से y का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो ये एक डिपेंडेबल वेरिएबल है। आप इसको इनडिपेंडेबल वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, हिंदी वाले इसको समझ सकते हैं, ये स्वतंत्र चर है और इसको कहते हैं परतंत्र चर, मतलब ये आश्रित है इस पर। अब इसको हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने कुछ x के मान लिए, जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ये x के वैल्यूज हैं। और इस तरह से y के वैल्यू तो कितने होंगे, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 पे स्क्वायर 1 पावर 2 1 पावर 2 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1 होगा। यहाँ अगर 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 पावर 2 2 2 4 होगा। और यहाँ अगर 3 रखते हैं तो 3 पावर 2, 3 3 9 और 4 पावर 2 4 2 6, तो ये y के वैल्यू होंगे। अब आप ये समझिए, इसको मैं इनडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें स्वतंत्र हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और इसमें जो वैल्यू रखा जाएगा उसके अधीन होगा इसका वैल्यू, डिपेंड करेगा। इसका वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो देखिए y का वैल्यू 1 आता है, इसका वैल्यू 2 रख रहे हैं, स्वतंत्र रूप से ये रख रहे हैं। और ये एक नियम के तहत कि मतलब इस पर 2 करेंगे, घात 2 करेंगे तब इसका वैल्यू आएगा। तो आप ये देखिए, ये इस नियम के तहत इसका वैल्यू आ रहा है। इसके वैल्यू में परिवर्तन होने की वजह से इसके वैल्यू में, मतलब x के वैल्यू में परिवर्तन जैसा जैसे परिवर्तन कर रहा है उस नियम के तहत y के वैल्यू में भी परिवर्तन आ रहा है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेबल है और ये डिपेंडेबल है, या इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। अब गौर कीजिएगा, यहाँ हमने जो मान रखा हुआ है वो सारे मान नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, अगर वो चाहे हम इंटीजर भी रख सकते थे, हम रियल नंबर भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ हमने नेचुरल नंबर रखा हुआ है। तो हम ये बोलेंगे कि x का मान कुछ भी रखें वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और अब इसको फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, इसको फंक्शन कैसे समझें, इसको मतलब हमें तो फंक्शन जानना है, हमें तो ये इक्वेशन जानना नहीं है, तो फंक्शन से कैसे रिलेट करें। अब समझ लीजिए कि x का स्क्वायर डिपेंड करता है y के वैल्यू को, यानी कि y का वैल्यू जो है वो x का फंक्शन है। हम इस टर्म को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को हम चाहें तो इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि x के मानों का फल ही है y का मान, ठीक है। तो इस तरह से हम इस y को ही फलन बोलेंगे। और फलन चूंकि फंक्शन को जो कैपिटल लेटर f है
वैसे हम जी से भी शो करते हैं, लेकिन यहाँ हम एफ लिख लेते हैं और इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स के मान पर डिपेंड करता है वाई का मान। ठीक है, तो हम वाई की जगह पे अगर ऐसा लिख दें फंक्शन ऑफ एक्स, तो यही जो इक्वेशन है वो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम ये भी कह लेंगे कि फंक्शन एफ सच दैट n टू n, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर x और y के हैं, यानी y का मतलब अब फंक्शन x कह देते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, तो x पे डिपेंड है, तो x भी नेचुरल नंबर है और y भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यानी हमारे अब हम आ जाते हैं रिलेशन में, क्योंकि वास्तव में फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है, एक विशेष प्रकार का रिलेशन है जो एक नियम से बद्ध होता है। यहाँ नियम ये है, हो सकता है आगे नियम कुछ और हो सकता है y इक्वल टू आगे 2x दिया हो सकता है y इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया होगा। ठीक है, तो ये सभी को हम बाद में फंक्शन कहने लगते हैं, क्योंकि ये सभी, ये जितने भी y हैं, ये दोनों ही y जो हमने लिए हुए हैं वो x पर डिपेंडेबल है। तो हम ये कह सकते हैं फंक्शन f1 यहाँ इस नियम से रिलेटेड है कि 2 से गुणा करेंगे x का, तब जो है y का मान आएगा, यहाँ 2 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे, ये नियम है। ठीक है, और उसी नियम को हम फंक्शन के रूप में लिख देते हैं, ये फंक्शन इस नियम को शो करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी इक्वेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी, मतलब ये बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8 इन सबों में हमने पढ़ा है इसको, लेकिन वहाँ इसको ऐसे हम नहीं कहते थे, इसको ऐसे ट्रीट नहीं करते थे। लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए, तो इसके मान जो रखे जाएंगे उसी पर निर्भर करेगा इसका मान। अगर इसका मान 0 रख दें तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान 1 रखे तो इसका 1, इसका 2 रखे तो इसका 4 हो जाएगा मान, 2 दूनी 4। हारा समझ, इस नियम के अंदर तो उसी को, मतलब चिड़िया वही है, केवल पूंछ रंग दिया गया है। इसको नए तरीके से हम, थोड़ी समझ डेवलप हुई है इसके समझिए डेप्थ में हम जा रहे हैं। वहाँ तो हम, हमारे लिए दोनों ही चेक थे, और यहाँ देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेबल एंड इनडिपेंडेबल। तो इस तरह से बात वही है, बस इसको फंक्शन का मुखौटा उठा दिया गया है, पहना दिया गया है, क्योंकि इसमें हम कुछ विशेष चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। और वो विशेष चीज़ क्या है? विशेष ये है कि ये जो फंक्शन है उसके जो वैल्यू हैं उसमें फंक्शन में एक बाउंडेशन लगा दिया गया है कि जो भी आपको x के वैल्यू रखने हैं वो नेचुरल नंबर रखने हैं। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में बाउंडेशन ऐसा हो कि दोनों रियल नंबर टू रियल नंबर हो, फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी x का भी वैल्यू रियल नंबर हो, ये x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी रियल नंबर हो और ये भी क्या हो, रियल नंबर हो। ठीक है, हो सकता है दोनों इंटीजर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये टोटल मिलके, मतलब इसमें 2 शर्तें दिए रहेंगे कि x और y वो किसके किस संख्या से या किस तरह का होगा वो पहले यहाँ डिफाइन कर दिया, और फिर फंक्शन को उस रूल के तहत ऐसा इस फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि एक तरह का ये एक फंक्शन ही है। इक्वेशन, हर एक इक्वेशन जिसमें कम से कम 2 वेरिएबल वो फंक्शन ही है। ठीक है, एक डिपेंडेबल और एक इनडिपेंडेबल। तो ये अच्छी तरह समझ में इसको लेकर अब थोड़ा सा हम इसको रिलेशन की तरफ भी ले चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि वास्तव में फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है, इसलिए फंक्शन और रिलेशन दोनों को एक ही चैप्टर के अंतर्गत स्टडी किया जाता है, एक ही चैप्टर के अंदर में स्टडी किया जाता है, लेकिन हमने इसको अलग अलग टॉपिक बना के और आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आप समझिए अगर कि x के जितने वैल्यू हैं, अगर वो मान लीजिए कि एक समुच्चय बनाया जाए और उस समुच्चय का नाम दिया जाए, तो चूंकि ये सभी नेचुरल नंबर हैं इसलिए उस समुच्चय का नाम n से शो कर देते हैं। समुच्चय के किसी भी सेट के नाम को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और नेचुरल नंबर है यहाँ चूंकि, तो n से शो कर देंगे, तो यहाँ होगा 1 2 3 4। दूसरा जो ये बना हुआ है, दूसरा वैल्यू जो डिपेंडेबल के लिए बना हुआ है, उसके जो वैल्यू देखिए तो उसमें भी आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 ऐसा करिए, क्योंकि इसमें भी आपके आप देख रहे हैं कि वो सभी नेचुरल नंबर ही है समझ। तो ये दोनों ही नेचुरल नंबरों का मतलब डिपेंडेबल और इनडिपेंडेबल, और वो इंडिपेंडेबल और डिपेंडेबल दोनों ही वेरिएबल किसके सेट बन रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट बन रहे हैं। अब जब, और इनके बीच में एक नियम है जो कि इससे शो करा जाता है, उसको f लिख लीजिए, उस नियम को f से दिखा लीजिए, और एक को एक से मैच कर लीजिए, देख लीजिए,
2 को किससे मैच कीजिए 4 से, 3 को किससे मैच कर लीजिए 9 से, और 4 को किससे मैच कर लीजिए 16 से। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये हो गया इमेज, इसको इमेज कहेंगे, इसको, इस सेट को, और इस सेट को बोलेंगे प्री इमेज। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज भी आपको समझ में आ गया कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। जो ये वाई का जो वैल्यू होता है, यानी कि जो आपने इंडिपेंडेबल जो वेरिएबल लिया हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रत्येक वैल्यू का कहीं ना कहीं इसमें किसी ना किसी वैल्यू से रिलेशन है। ठीक है, तो ये इमेज हो गया, इसका ये इमेज है, और इसका ये प्री इमेज है, यानी 1 का प्री इमेज 1 है और 1 का इमेज 1 है। 4 का इमेज, सॉरी 2 का इमेज 4 है और 4 का इमेज प्री इमेज 2 है। ठीक है, 9 का इमेज, सॉरी 3 का इमेज 9 है और 9 का प्री इमेज 3। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज भी आप समझ गए, इमेज और प्री इमेज क्या होता है। ठीक है, अब आप ऐसे ही आप ये भी फंक्शन ले सकते हैं और उसके भी सॉल्व ऐसे ही दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जरूरी हैं फंक्शन के लिए। अब इतनी समझ के साथ हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि इतनी समझ डेवलप हो गई तो हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। हालांकि ये जो समझ है वो 11th में ही बता दिया गया होगा, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अगर आपने कहीं उतने ठीक ढंग से ना पढ़ा तो आप इसको समझ पाएँ कि फंक्शन क्या होता है, और उस समझ के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे मेरे साथ तो फिर आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब तक हमने जाना कि फंक्शन एक तरह का ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल को हम डिपेंडेबल बोलते हैं और एक को इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेबल बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट 2 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये जाना कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके सारे वैल्यू किसी ना किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या उनसे एक सेट बनता है, और इंडिपेंडेंट का भी एक सेट बनता है। तो मान लीजिए कि हमने ए और बी 2 सेट ले लिया, एक एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और एक वाई के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यही वाई जो है बाद में हम इसको क्या कहते हैं फंक्शन एक्स, क्योंकि ये किसी ना किसी नियम के तहत इससे जुड़ा होता है, या स्क्वायर करके या जोड़ के या घटा के या भाग करके कुछ ना कुछ करके और इनके साथ ये जुड़ा होता है। तो वो इस नियम, उसी नियम को शो करने के लिए फंक्शन रखा जाता है। ठीक है, अब इसको इस तरह से इन सभी को लेकर के और हम एक डेफिनेशन बनाते हैं कि रिलेशन मतलब एक संबंध f, रिलेशन f फ्रॉम a set A to a set B, मतलब एक संबंध जो सेट A से B की ओर है। ठीक है, सेट A से B की ओर से वो संबंध आता है। ठीक है, इस सेट टू B वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टू B फंक्शन। मतलब एक संबंध जो A से B की तरफ है, जो किसी एक F नियम के तहत होता है, उसी को फंक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक, लेकिन इसमें शर्त है कि वो ऐसे ही फंक्शन नहीं हो जाएगा। कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has one and only one image in set B, जिसमें जो है सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज B में बनता हो, कम से कम एक इमेज बनता हो। मतलब इसमें मैंने लिखा ओनली वन, एक ही बनता हो, लेकिन ओनली वन हैज वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक ही, आगे चल के एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन
यहाँ वन एंड ओनली वन ही समझिए, ठीक है, कि कम से कम जैसे मान लीजिए कि दो सेट हैं ए और बी, इसमें मान लीजिए कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ हमने वैल्यू लिए हुए हैं, और यहाँ ए बी सी डी ई ऐसे करके, और इसमें ए रखने पर 1 रखने पे ए आता हो, 2 रखने पे डी आता हो, 3 रखने पे डी आ जाता हो, और 4 रखने पे सी आता हो। ए बी सी डी कोई नंबर ही होगा, क्योंकि अब ये तो हो नहीं सकता है कि किसी भी आप इक्वेशन में आप 1 रखें और ए आए, मतलब ए हमने मान लिया दोनों में भेद करने के लिए, अलग अलग रखने के लिए। यहाँ 1 2 3 रख लिया हुआ है, यहाँ हमने कोई चर रख लिया हुआ है, ठीक है। तो ये रखने पे कोई नंबर आ जाए, कोई 1 हो, ये फंक्शन में रखने पर बी रिजल्ट प्राप्त होता हो, फंक्शन का टोटल वैल्यू बी प्राप्त होता हो, 3 रखने पे डी प्राप्त होता हो, 4 रखने पे सी। मतलब इसके सारे जो एलिमेंट हैं, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंटों का एक ना एक इमेज है। ए का इमेज ए है, और ये किसी फंक्शन एफ से जुड़ा हुआ है, ये इमेज है। 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज डी है, और 4 का इमेज सी। ई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज, मतलब जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें जितने भी एलिमेंट है उन सारे के इमेज इसमें हैं। अगर ऐसा हो तो हम इस रिलेशन को ही क्या बोल देते हैं, फंक्शन को कहते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन। जबकि रिलेशन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ 5 हो और ये उसका सॉल्यूशन ना हो, ये अगर ऐसा है तो समझिए ये रिलेशन है, और ऐसा नहीं है, ऐसा है, मतलब इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका इमेज ना इसमें बन रहा हो। भले इसमें इमेज ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन प्री इमेज कम नहीं होना चाहिए। इसमें के किसी भी एलिमेंट का इसमें प्री इमेज होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन है अगर इसमें एलिमेंट ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ए इंटू बी करा गया था, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो ए और बी में थे, लेकिन ए इंटू बी के रिलेशन में नहीं थे। याद है, रिलेशन पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा कि इसके बहुत सारे एलिमेंट इसमें ऐसे थे जो आर में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी प्री इमेज का इमेज नहीं हो सकता है। रिलेशन और फंक्शन में इतना ही अंतर है, बड़ा सूक्ष्म अंतर है। फंक्शन में एक रिलेशन है, लेकिन इतना अंतर है केवल कि ऐसा कोई भी, ये सब प्री इमेज कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, इमेज। ऐसा कोई प्री इमेज नहीं है जिसका इमेज ना हो, ठीक है। इसमें कहने का मतलब साधारण भाषा में इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन इसमें किसी एलिमेंट से ना हो, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा हुआ जिसका इससे रिलेशन नहीं है, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो रिलेशन में चला जाएगा, ठीक है। और यदि है तो फंक्शन में चला जाएगा, उसी रिलेशन को फंक्शन कह देंगे, बात समझ में। तो यहाँ ए बी सी देख के भ्रमित नहीं होंगे, ए बी सी ऐसे ही हमने ले लिया हुआ है, उसकी जगह पे 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते थे हम, जो वैल्यू आना होता, जैसे कि पीछे हमने उदाहरण लिया कि 1 का 1 होता है, 2 का 4 हो सकता है, ऐसे करके ले सकते थे, कोई दिक्कत। तो ये पूरी तरह से समझ में आ गया, एक सूक्ष्म सा भेद कि रिलेशन और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन में आपका किसी प्री इमेज का इमेज होना कोई अनिवार्य नहीं है, सबका सारे एलिमेंटों के साथ संबंध होना कोई जरूरी नहीं है। जिनके साथ संबंध होगा संबंध मान लिया जाएगा, जिनके साथ नहीं होगा वो छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन फंक्शन में ऐसा होना अनिवार्य है, इसमें एडवांस एलिमेंट हो जाए, कहने का मतलब इसमें कोई एडवांस बच न जाए जिसका किसी के साथ रिलेशन ना हो। क्लियर हो गया। तो अब ये परिभाषा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं एफ सच दैट ए टू बी, एलिमेंट ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ बी, ए से बी की। अगर आप बी ए कर देते हैं तो ये प्री इमेज बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं प्री इमेज, और इसको बोलते हैं इमेज। बात समझ में पूरी तरह से। तो इसको ऐसे डिफाइन करें, जहाँ एफ कोई एक रूल है। अब इनके बीच क्या रूल है वो तो आगे हम देखेंगे क्या रूल। तो आपने ये जान लिया कि a relation f from a set A to a set B is said to be a function। ये फंक्शन कहा जाएगा, सेट A से सेट B की तरफ कोई रिलेशन है तो प्रत्येक एलिमेंट का ये फंक्शन कहा जाएगा इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी सेट A का प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई इसमें क्या हो, B में कोई ना कोई इमेज हो, ठीक है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B, ठीक है। कई बार ऐसा, अब ओनली वन थोड़ा सा डाउटेबल है, ठीक है, अभी ये स्ट्रिक्ट परिभाषा है फंक्शन का, आगे चल के इसमें थोड़ा सा समझ देंगे।
लोच ये देंगे कि हो सकता है कि ए के दो इमेज हो, 1 के दो इमेज हो, ए और ई हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, इसके दो इमेज है, ऐसा हो सकता है, समझ में आया? और इन दोनों के ही एक ही प्री इमेज है, ऐसा कह सकते हैं, रिवर्स में उसको बोले तो ऐसा हो सकता है। तो आगे चल के ये गुंजाइश रखेंगे हम लोग, और नहीं रखेंगे तो फिर ये चैप्टर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आगे आप लोग पढ़ेंगे एक एक फंक्शन, उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है। उसमें मतलब एक का मतलब कि एक का एक ही से रिलेशन है, तो एक कहलाता है, वन फंक्शन उसको बोलते हैं। और एक का एक से ज़्यादा इमेज बनता हो तो उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। अगर सारे एलिमेंटों का सारे एलिमेंट के साथ फंक्शन ये हो जाए, एक भी एलिमेंट इधर भी नहीं बचना चाहिए और इधर भी नहीं बचना चाहिए, इधर तो बचने का चांस ही नहीं है, इधर बचेगा तो फिर रिलेशन हो जाएगा, वो फंक्शन रहेगा ही नहीं। इधर ना बचे तब उसको कहेंगे ऑन टू, तो ये हम आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने इसमें थोड़ा सा बताया कि आपको सुधार की गुंजाइश है, ठीक है। लेकिन ये आइडियल डेफिनेशन है और आइडियल डेफिनेशन को ही लेके चलेंगे। तो अभी तक हमने ये समझा कि फंक्शन क्या है, फंक्शन से रिलेशन का रिलेशन क्या है ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड रिलेशन। और ये भी हमने जाना कि किस तरह से किसी समीकरण को या किसी नियम को फंक्शन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। आप a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को भी आप फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स आर है ना, तो आर लिखिए, क्योंकि आर पर डिपेंड करता है ये, तो आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ फंक्शन ऑफ आर पाई आर स्क्वायर, यहाँ फंक्शन क्या दिखा रहा है कि आर को स्क्वायर कीजिए, उससे पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कह रहा है, तब जाके आपको एरिया मिलेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे? यानी एरिया भी एक तरह का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन। तो ऐसे जितने भी आप लोग अभी तक जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं या जो भी इक्वेशन आपने पढ़ा है, वो सभी को फंक्शन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और वो तरीका आपने समझ लिया, सीख लिया। यानी फंक्शन कोई नया चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पहले पढ़ा है, बस केवल इसको एक फंक्शन के रूप में या एक नियम के तहत जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, या उस रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है, इसको एक अलग तरीके से स्टडी किया गया। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन जानेंगे यहाँ से कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। वैसे 11th में आप लोग इन सब टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिकॉल करवा देते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, तो अभी हम जान लेते हैं फंक्शन के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में यहाँ हमने 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है। 7 टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है, एक एक करके हम इसको जानेंगे। पहला जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में तत्समक फलन कहा जाता है। और दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन, जिसको अचर फलन कहा जाता है। तीसरा है पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको बहुपद फलन कहा जाता है। चौथा है रैशनल फंक्शन, जिसको परिमेय फलन कहा जाता है। और पांचवा है द मॉडुलस फंक्शन, जिसको मापांक फलन कहा जाता है। सीनम फंक्शन, जिसको चिन्ह फलन कहा जाता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको महत्तम पूर्णांक फलन कहा जाता है। तो ये 7 तरह के फलन हो गए, ठीक है। अब इस फलनों को हम मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे वो समझ लेते हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि फंक्शन जो है वो उसका डोमेन और उसका रेंज, ये दोनों ही आर है। डोमेन भी आर है और रेंज भी आर है, ठीक है। मतलब डोमेन और रेंज का मतलब समझ लीजिए ये एक्स का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू, या फिर एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों ही आर और आर के बीच में है, आर और आर टू आर हो रहा है। तो यहाँ जब तत्समक फलन की बात करें तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कहने का मतलब y और x दोनों ही बराबर हैं, दोनों में कोई अंतर न रह जाए। तो इस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अगला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि y इज इक्वल टू मान लीजिए 10 हो गया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसमें कांस्टेंट होते हैं, वो कुछ भी वैल्यू रख लीजिए वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उस तरह के फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अगला पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में आप रो में कक्षा 9 में फलन के बारे में, सॉरी कक्षा 9 में आप जो है बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुपद जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ऐसे करके ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब मान लीजिए ये y के बराबर है, यानी कि फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह के फलन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अगला है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में फंक्शन जो है किन्हीं दो बहुपदों, किन्हीं दो पॉलिनोमियल्स के को पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ इसका डिनोमिनेटर यानी जी और पॉलिनोमियल ये जी ऑफ एक्स
फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन को भी आप यहाँ देख लीजिए, रैशनल फंक्शन कैसे हो सकता है। रैशनल फंक्शन जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 बाई एक्स प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इन दोनों में ही x है, तो इसलिए ये x का फंक्शन हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन, परिमेय फंक्शन। अगला है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन में आप ये देखेंगे कि कोई भी फंक्शन का जो वैल्यू होगा, मतलब फंक्शन का जो x इंडिपेंडेबल जो वेरिएबल x होगा वो मॉड के अंदर में होगा। जैसे f(x) इक्वल टू मॉड 3x - 5, ऐसे मॉडुलस बना के होगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलेंगे मॉडुलस फंक्शन। तो ये द मॉडुलस फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है सीनम फंक्शन, चिन्ह फलन। सीनम फंक्शन में कई बार ऐसा होता है कि किसी फंक्शन का वैल्यू अलग अलग मानों पर कुछ अलग तरह से डिफाइन होता है। जैसे मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू 1, f(x) का वैल्यू 1 होता है, मतलब फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 1 होता है यदि x का मान 0 से क्या होता है, बड़ा हो। और इसका वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाता है यदि x का वैल्यू 0 हो। f(x) का वैल्यू या फंक्शन ऑफ x का वैल्यू -1 होता है यदि x का वैल्यू 0 से छोटा हो। तो यहाँ 3 कंडीशन दिए होंगे। तो ऐसे अगर दिए हो तो हम उसको सीनम फंक्शन के अंतर्गत जानेंगे या उसको सीनम फंक्शन के अंडर में लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको फंक्शन इस तरह से दिया होगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब जहाँ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ करके दिया होगा, एक ब्रैकेट बना दिया होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या होता है इस चीज़ को हम समझ लें ताकि ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो डेफिनेशन ऑफ x का वैल्यू, डेफिनेशन ऑफ x को हम यहाँ परिभाषित करेंगे, डेफिनेशन ऑफ x को हम यहाँ बताएंगे आपको कि x का डेफिनेशन क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x या ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, अब इसमें मान लीजिए कि इसका वैल्यू आपको -1 रखना है। तो -1 रखने का मतलब ये हो गया कि जो इसका वैल्यू -1 है तो x का वैल्यू जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, और 0 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ 0 का क्या लॉजिक है, 0 कहाँ से है? तो जो भी आप यहाँ इंटीजर लेंगे उस इंटीजर के तुरंत बाद वाले इंटीजर, मतलब उससे बड़े वाले इंटीजर को हम लेकर के और इन दोनों के बीच का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। अगला जो मान लीजिए कि एक और उदाहरण, ये आपको ना समझ में आया तो ऐसा कर लेते हैं। यहाँ x है, x इक्वल टू मान लीजिए 2 है, तो यहाँ 2 होगा, इसका मतलब कि x का वैल्यू 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, और 2 के बाद वाला जो इंटीजर है वो 3 है, तुरंत बाद वाला, तो 3 से वो क्या होगा, छोटा होगा, 3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन। लेकिन ये टाइप्स ऑफ फंक्शन 11th में डिवाइड किए गए हैं, बताए गए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं। यहाँ इनका कोई काम नहीं है, यहाँ हम बहुत लेंगे, मतलब फंक्शन लगभग सभी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम टाइप वाइज कैटेगराइज करेंगे, टाइप करेंगे, यहाँ के टाइप जो सब स्पेशल टाइप्स लेंगे, जैसे कि 1-1 फंक्शन, जैसे कि इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब उसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है 1-1 को, 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन, जैसे कि ऑन टू या ये सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह के कुछ फंक्शन लेंगे, यानी कि एक फलन या फिर आच्छादक फलन या आच्छादी फलन, तो ऐसे कुछ फंक्शन लेंगे। बहु एक फलन भी हो सकता है, मेनी वन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन हम आज लेंगे। तो आज ये हमने फंक्शन आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए किया। अभी हम इस लेवल्स के अनुसार हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो अभी हमने अब तक जाना कि फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, बेसिक प्रकार हमने जाना, लेकिन प्लस टू में जो प्रकार बताए गए हैं, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में जो प्रकार बताए गए हैं, हम उन प्रकारों को जानने के लिए कुछ हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। कुछ क्या, हमने 4 एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ, और ये 4 एग्जाम्पल से हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि कुछ जो फंक्शन स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनको क्या नाम दिया जाए। इस चारों उदाहरणों के उसको समझ लेने के बाद, इसकी प्रक्रियाओं को समझ लेने के बाद आप में एक थॉट प्रोसेस जनरेट हो जाएगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि वो टाइप्स कौन से हैं और किस तरह से वो टाइप्स बनाए गए हैं। उसको समझने का आप में एक प्रक्रिया, सोचने की प्रक्रिया पैदा हो जाएगी, एक सोच फाउंडेशन, एक सोच का डल जाएगा। और इन चारों उदाहरणों के अतिरिक्त हमने ऊपर 2 और उदाहरण लिए हुए हैं जो आंकिक उदाहरण हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल से इसको कम्युनिकेट करने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें आप देखिए
कि पहला फंक्शन है वो दो इमेज और प्री इमेज, ये इमेज है और ये प्री इमेज है, इन दोनों से किस तरह से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो भी फंक्शन है, ये चारों फंक्शन को हम f से शो कर लेते हैं, f सच दैट x टू y, ये x से y की तरफ। अब यहाँ कुछ अलग अलग तरह के x हैं, जैसे ये x तो एक ही तरह का, तो हमने x1 मान लिया हुआ है और इनमें अलग अलग फंक्शन काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने फंक्शन f1 f2 f3 कर दिया। तो इसको व्यापक रूप से हमने दिखाया हुआ है कि फंक्शन जो है वर्क कर रहा है x टू y, यानी ये इमेज है और ये प्री इमेज, ये इमेज और ये प्री इमेज, ये इमेज ये प्री इमेज, ठीक है। अब पहला एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये x के वैल्यू है। अब उसमें हम आपको ये भी बता दें कि प्री इमेज जो होता है वो x का वैल्यू होता है और इमेज जो होता है वो y का वैल्यू होता है, या उसी को हम fx का वैल्यू भी कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मान लीजिए किसी काल्पनिक फंक्शन, जैसे यही फंक्शन, किसी फंक्शन में हमने x की जगह 1 रखा, तो उसके fx का मान किसी नियम f1 के तहत fx का मान या फंक्शन ऑफ x का मान a आया, और 2 रखा हमने तो b आया, 3 रखा हमने तो d आया, और 4 रखा तो c वैल्यू आया। तो एक ऐसा बना रिलेशन, और एक फंक्शन में रिलेशन इस तरह का बना हुआ है, इधर एक बना हुआ, इधर एक बना हुआ, चारों में एक एक, चारों में अलग अलग तरह से रिलेशन है। अब आप यहाँ पहले वाले में देखें आप, तो ये प्री इमेज है, इसका एक इमेज है, ये प्री इमेज है, इसका एक इमेज है, प्री इमेज इसका एक इमेज, और प्री इमेज इसका एक इमेज। लेकिन 2 इमेज इसमें ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, जिनकी कोई प्री इमेज नहीं। एक बात तो ये, और दूसरा कि एक प्री इमेज का एक ही इमेज बन रहा है, यहाँ देखिए एक इमेज बन रहा है। लेकिन एग्जाम्पल 2 में अगर हम देखें तो प्री इमेज 1 और प्री इमेज 2, इन दोनों का एक ही इमेज है b, ठीक है। तो आप इसको और इसको क्या नाम देंगे? और नाम देने के लिए मैं एक नाम आपको सुझा देता हूँ, एकैक और बहुएक। आपको ये 2 नाम दे रहा हूँ मैं, इन दोनों में से कौन सा नाम रखेंगे आप? अंग्रेजी मीडियम वाले 1-1 और मेनी 1, ये 2 नाम मैं दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप इसके लिए 1-1 चुनेंगे, हिंदी मीडियम वाले एक चुनेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्री इमेज का एक ही इमेज बन रहा है, लेकिन यहाँ 2 प्री इमेज के एक इमेज बन रहा है, यानी एक इमेज का 2 प्री इमेज बन रहा है, यानी कि एक y के वैल्यू के लिए 2 x के वैल्यू है, या 2 x के वैल्यू, यानी 2 x के वैल्यू आपने रखे हैं और एक ही y का वैल्यू आया है। एक रखने पर भी किसी फंक्शन में b ही आ रहा है और 2 रखने पर भी b ही आ रहा है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो ये चीज़ें आप 2 उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब यहाँ 2 एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल में मान लीजिए कि इसमें फंक्शन है f(x), फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x, ठीक है। और फंक्शन का शर्त यह है कि f1 सच दैट n टू n, यानी दोनों ही इमेज, प्री इमेज और इमेज दोनों ही नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में भी ये थोड़ा सा शर्त है कि जो y एलिमेंट ऑफ n है, यानी ये इमेज जो है, इमेज में केवल हमें इवन नंबर ही लेने हैं, यानी 2 4 6 8, 0 भी होता है इवन नंबर, लेकिन वो नेचुरल के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए हमने इसमें 0 को नहीं शामिल किया। तो 2 4 6 8 10 बनाए हैं, और यहाँ आप देखिए ऐसे आगे जितना चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ आपने देखा कि प्री इमेज में आप 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ कोई शर्त नहीं दिया कि x इवन हो या ऑड हो, ऐसा कोई शर्त नहीं दिया, तो वहीं कोई शर्त है तो इवन और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब आप इन वैल्यू को इस फंक्शन में रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 1 रख दिया तो 2 1 कितना हो गया? 2 हो गया, तो इसका रिलेशन 2 से, मैंने इसका एक इमेज बन गया, 2 यहाँ हो गया। यहाँ आपने 2 रखा, 2 दूनी, यहाँ आपने 2 रखा तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, 2 दूनी 4, तो fx का वैल्यू ये fx है, इसको y भी बोलते हैं, तो यहाँ आपने 4 हो गया, तो इसका एक इमेज बना 4। ऐसे ही 6, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, 4 का 8, 5 का 10 जो इस फंक्शन में रखा जाए, और 6 का 12, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रत्येक प्री इमेज का यूनिक, केवल मात्र एक, अद्वितीय, जिसको हिंदी मीडियम में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है अद्वितीय, या अंग्रेजी में यूनिक बोलेंगे, यूनिक इमेज बन रहा है। तो ये एक में चला आएगा। और यहाँ आप देखिए, यहाँ भी कुछ शर्त है जिसको मैं आगे समझाऊंगा अभी, फिलहाल वैसे आप देख लीजिए। -1 इस आप इक्वेशन में रखिए, -1 रखिए, -1 रखेंगे, यहाँ -1 रखने पर 1 1 1 होगा,
तो 1 का 1 से रिलेशन बनेगा, और यहाँ 0 रख देते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 से 0 का रिलेशन बनेगा। यहाँ +1 रखते हैं तो एक ही का एक, 1 का फिर एक से ही, यानी -1 और +1 दोनों का ही इमेज क्या बनता है, 1 बनता है। तो यहाँ दो ऐसे प्री इमेज है जिनका एक ही इमेज है, एक ही वैल्यू है, तो इसको आप क्या कहेंगे, बहु। बहु माने बहुत सारे, अंग्रेजी में मेनी और वन, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्री इमेज को, और ये रिलेट कर रहा है, ये नाम जो है इमेज को, ठीक है। ऐसे हिंदी में एक एक, ठीक है, और बहु एक, बहु माने बहुत सारे प्री इमेज का एक ही इमेज, ठीक है। तो आपने अभी जाना कि किस तरह से किसी फंक्शन में कोई फंक्शन एक होगा और किस तरह से कोई फंक्शन बहुएक होगा, या फिर 1 कैसे होगा कोई फंक्शन और मेनी वन कैसे होगा। तो ये अभी आपने जाना दो तरह का फंक्शन जिसको हम मेनी वन और 1 बोलेंगे, या हिंदी में एक और बहुएक बोलेंगे। तो इस तरह से आपने दो स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन को इन दोनों एग्जांपल से और इस एग्जांपल से समझने का प्रयास किया, हमने समझाने का प्रयास किया। समझ में मुझे लगता है कि आ गया होगा, इतनी स्पष्टता से तो शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको। हालांकि मैं दावा नहीं करता हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इतनी ही खूबसूरती के साथ बताते हैं, ठीक है। आगे हम जानेंगे, आगे जो दो एग्जाम्पल है, इन दोनों एग्जाम्पलों में हम जानेंगे कि क्या कोई और भी फंक्शन का टाइप हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप देखिए, आप यहाँ गौर से देखें तो जितने प्री इमेज हैं उन सब के एक एक इमेज है, ठीक है। ऐसा कोई इमेज नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, ठीक है। प्री इमेज का इमेज ना होना तो संभव ही नहीं है, इसमें ऐसा कोई एडवांस एलिमेंट नहीं हो सकता। मैंने शुरू में ही आपको बताया, इसमें सभी का एक कोई ना कोई इमेज बनेगा, लेकिन प्री इमेज का प्री इमेज होना, सारे इमेज का प्री इमेज होना संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबल है, इनमें ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, इनमें इतने ही एलिमेंट होंगे जिनका इमेज बन सके, तभी वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है, किसी नहीं मैं बता चुका। तो इनका तो छोड़ ही दीजिए, बात केवल इसकी है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्री इमेज है जिसका प्री इमेज नहीं है, इसमें एक ऐसे दो इमेज हैं ई और एफ, ये दो ऐसे इमेज हैं जिनका इसमें कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए इन दोनों के कोई प्री इमेज नहीं, यहाँ आप देखेंगे ए बी सी तीन इमेज है, तीनों के क्या है, प्री इमेज है। यहाँ ए बी सी डी चार है, चारों के प्री इमेज है, ठीक है। तो जब किसी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में सभी इमेजों के प्री इमेज होते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू कहलाता है, ठीक है। या उसको हिंदी में कह सकते हैं आच्छादी। आच्छादी का मतलब इसको इस पर रख दिया जाए तो सबको ढक ले एक तरह से, ठीक है, मतलब सबका जवाब है। यहाँ कोई ऐसा प्री इमेज नहीं है जिसका प्री इमेज ना। आच्छादी मतलब एक दूसरे को, जैसे समझ लीजिए एक तरह से हम संपात बोलते हैं ना, वैसे संपात समझ लीजिए, ठीक है। तो आच्छादी या फिर आच्छादन भी कहा जाता है, आच्छादन, ठीक है। और ऑन टू भी कहा जाता है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया तीसरा। यहाँ हिंदी मीडियम में 1 2 और 3, तीन हो गए, तीन नाम हो गए। इसका एक नाम और है, इसका नाम हम रख सकते हैं सर्जेक्टिव। आप आच्छादी कहेंगे तो सर्जेक्टिव होगा, आच्छादन कहेंगे तो सर्जेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो वो अपना अपना क्या कहते हैं, कुछ राइटर सर्जेक्शन लिखते हैं, कुछ राइटर सर्जेक्टिव लिखते हैं। एनसीईआरटी में सर्जेक्टिव है, इससे मैंने सर्जेक्टिव को ही प्रेफर किया हुआ है। तो ऑन टू या सर्जेक्टिव, ठीक है, आच्छादी या आच्छादन। तो मूल रूप से आपने कितने जान लिए, तीन तरह के आपने स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन जान लिए, या टाइप्स ऑफ फंक्शन कह लीजिए, अब स्पेशल नहीं रहा, अब जान गए तो स्पेशल नहीं रहा, ठीक है। तो तीन तरह के फंक्शन हो गए, 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन और ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये तीन फंक्शन हो गए। अब इन तीन फंक्शंस को आपस में कोलैबोरेट करके और कुछ और फंक्शन तैयार कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये तीन फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ये और ये दोनों ही 1 फंक्शन है, क्योंकि देखिए प्रत्येक प्री इमेज का एक ही इमेज है, यहाँ पे प्रत्येक प्री इमेज का एक ही इमेज है। तो ये 1 और 4, फर्स्ट और 4 ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं 1 फंक्शन के। और मेनी वन के आप यहाँ देखिए मेनी वन, ठीक है, ये और मेनी वन,
यानी कि सेकेंड और थर्ड ये दोनों एग्जाम्पल है मेनी वन फंक्शन। अब आच्छादन या फिर ये ऑन टू या सर्जेक्टिव की बात करें तो ये और ये सर्जेक्टिव के एग्जाम्पल है, दोनों ही क्या है सर्जेक्टिव। तो ये मुक्त रूप से हमने जाना कि वन वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम इन तीनों को कोलैबोरेट करेंगे, तो आइए अब इसको कोलैबोरेट करते हैं। तो अभी तक हमने जाना पहला वन वन, दूसरा मेनी वन और तीसरा क्या ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। ठीक है, अब आप जरा सोचिए कि अगर हम वन वन और मतलब ये दोनों तो लगभग ये दोनों कभी एक साथ नहीं मिल सकते, वन वन और मेनी वन। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए कि मेनी का मतलब कई प्री इमेज के एक इमेज और एक ही प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। क्या ये दोनों एक साथ मिलाया जा सकता है? ये दोनों एक साथ कंडीशन लागू हो सकता है? ये दोनों एक साथ नहीं लागू हो सकते हैं, लेकिन ये इनके साथ लागू हो सकता है। इसलिए इन दोनों को अलग रख करके और एक बार इनको इसके साथ मिला दिया जाए और एक बार इसको इसके साथ मिला दिया जाए। ऐसा किया जाए यानी कि पहले और तीसरे को मिलाया जाए तो इज इक्वल टू बनता है क्या, वन वन एंड सर्जेक्टिव यानी ऑन टू। वन वन और ऑन टू या फिर आप सब्जेक्टिव लिख सकते हैं, इसको बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब पहला जो फंक्शन है वन वन फंक्शन और ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, इन दोनों को मिक्स करें तो बाइजेक्टिव मिलेगा। यानी कहने का मतलब वन वन भी होना चाहिए और सारी प्री इमेज के सारे इमेज बनने चाहिए, मतलब प्रत्येक प्री इमेज के एक इमेज होने चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया। और दूसरा कि दो मेरी वन और फिर तीन को मिला दिया जाए, क्योंकि इन दोनों को तो आपस में मिलाया नहीं जा सकता। ये वैसे ही हैं जैसे दूध में नींबू। ठीक है, तो ये दोनों मिलाने में फिर बात ही नहीं बनेगा इनका। ठीक है, लेकिन ये दूध पानी की तरह समझ सकते हैं, दूध हल्दी की तरह समझ सकते हैं इनको। तो यहाँ आप मेनी वन एंड ऑन टू, मेनी वन एंड ऑन टू, तो इसको मेनी वन ऑन टू ही कहेंगे, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो मेनी वन एंड ऑन टू कहेंगे। तो ये आपके कितने तरह के हो गए, तीन ये हो गए और दो ये बन गए, तो कुल मिला जुला के आपके 5 तरह के हो गए। यानी 3 ये और चौथा आप कह सकते हैं बाइजेक्टिव। हिंदी में इसको बोला जा सकता है एकाकी आच्छादी। ठीक है, और 5वां हो गया मेनी वन एंड ऑन टू। हालांकि इसका मतलब एनसीईआरटी में इसको अलग ही अलग दिया हुआ, मिलाया नहीं हुआ, लेकिन कुछ प्राइवेट राइटर मिलाते हैं और इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने एनसीईआरटी के पार जा करके भी इसको एक टाइप मैंने बनाया है, क्योंकि इस पर एग्जाम्पल आते हैं, इसलिए इस पर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं इसलिए। तो अभी हमें जानना है कि कैसे वन वन और ऑन टू कैसे एक साथ मिक्स होते हैं। तो आप देखिए, ये वन वन तो है नहीं, ये वन वन है, क्योंकि एक का ये प्री इमेज प्री इमेज इमेज प्री इमेज इमेज प्री इमेज, मतलब सबका अलग अलग इमेज, सभी इमेजों का अलग अलग प्री इमेज है और सभी प्री इमेजों का अलग अलग क्या है इमेज है। ये आपने जाना। अब ये इस कायदे से इस हिसाब से इसको बोलेंगे वन, क्या बोलेंगे वन। और चूंकि जितने भी जितने भी इमेज हैं उन सबके प्री इमेज हैं, कोई इमेज खाली नहीं है इनकी तरह, जैसे यहाँ तो खाली है ना, यहाँ कोई खाली नहीं है, सबके प्री इमेज। तो उस लिहाज से इसको बोलेंगे ऑन टू। तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ऑन टू और वन वन दोनों ही है, तो इसलिए इसको बाइजेक्टिव कहेंगे। यानी चौथा क्या है बाइजेक्टिव, चौथा एग्जाम्पल बाइजेक्टिव। समझ में? जैसे ये उदाहरण आप देख रहे हैं, वन वन भी है और कोई खाली नहीं है यहाँ से, मतलब किसी भी इमेज का ऐसा नहीं है कि प्री इमेज ना हो। ठीक है, या कोई भी इमेज इसमें खाली नहीं है, तो इसलिए ऐसा बोलेंगे कि ये वन वन भी है और ये क्या है वो ऑन टू भी है। वन वन और ऑन टू दोनों है, यानी इसको बाइजेक्टिव बोलेंगे, इस एग्जाम्पल को बाइजेक्टिव बोलेंगे। आगे मेनी वन, तो मेनी वन में ये हो सकता है, मेनी वन में ये भी है, ये दोनों ही मेनी वन है। लेकिन जहाँ तक ऑन टू की बात है, ये दो इमेज ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, इसको हटा देंगे। इसमें सभी इमेजों की प्री इमेज है,
इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। समझ में आया? तो इसलिए ये बाय मैनी वन और ऑन टू दोनों है, मैनी वन एंड ऑन टू। तो इस तरह से ये आपके कितने प्रकार मैंने समझा दिए, 4 प्रकार। अब एक एक प्रकार के अगर आप चाहते हैं कि एक एक प्रकार के हम वो डेफिनेशन डिफाइन भी करें इसको, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया ये क्या होता है, फिर इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद से इस पे एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर चाहते हैं ऐसा करें तो फिर आप हमें कमेंट करें, हम अगले वीडियो में एग्जाम्पल और इन 5 प्रकारों के एग्जाम्पल के साथ साथ डेफिनेशंस वगैरह भी आपको लिखवा देंगे, बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।